हाय फ्रेंड्स, शेक्सपियर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आपको पहले का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब परमाणु की संरचना जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसका बैकग्राउंड हम जान लेते हैं कि आखिर परमाणु का जो कंसेप्ट था पहले कब आया और फिर आगे इसमें किस प्रकार की जो घटनाएं हुई और जो भी साइंटिस्ट थे किस प्रकार से सीखे और उन्होंने फिर आगे अपने अपने क्या क्या सिद्धांत दिए। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु की जो संरचना थी जॉन डाल्टन ने 1803 में दी थी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि परमाणु की सबसे पहले जो संरचना थी किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1803 में जॉन डाल्टन ने क्या किया था, तो परमाणु की संरचना का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। उसके बाद ही जो भी साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने क्या किया, तो उनके कदमों पर चलकर आगे नए सिद्धांत को विकसित किया। कहने का मतलब है कि डाल्टन ने एक रास्ता दिखा दिया परमाणु का कि परमाणु की एक संरचना होती है। उसके आगे जो भी वैज्ञानिक आते हैं उस पर अपना क्या करते हैं, रिसर्च आगे बढ़ाते हैं और फिर इस प्रकार मतलब परमाणु का क्या होता है, एक पूरा सीरीज चलता रहता है, साइंटिस्ट आते रहते हैं जाते रहते हैं और तब जाके एक पूरा विकसित मॉडल इसका निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना दी थी 1803 में। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में काफ़ी सारी कमियां थी। जैसे कमी में मेन पहले ये थी कि परमाणु जो है अविनाशी है। परमाणु को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको विखंडित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आगे वैज्ञानिकों ने देखा कि नहीं, परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। तो डाल्टन की जो मान्यता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। डाल्टन के बाद आए थे टॉमसन ने भी क्या किया था, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। लेकिन उनका भी जो मॉडल था कुछ कमियों के कारण क्या हो गया, अस्वीकृत हो गया। उन्होंने बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, जिस प्रकार खीरे में क्या होते हैं, बीज स्थित रहते हैं कहीं 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 कहीं, उसी प्रकार परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वितरित रहता है। ठीक है, टॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार खरबूजे में जो बीज स्थित रहते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु में स्थित होता है। तो उनका भी सिद्धांत जो था, ये जो मान्यता थी वो गलत थी। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के सिर्फ बाहरी कक्षा में होता है, अंदर नहीं होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तो उनकी ये जो मतलब परमाणु की संरचना थी वो भी क्या हो गई, तो अस्वीकृत कर दी गई, क्योंकि वो भी क्या करती थी, परमाणु की संरचना का जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो उसको भी क्या किया गया, आगे छोड़ दिया गया। फिर आए रदरफोर्ड, द साइंटिस्ट इज रदरफोर्ड ने क्या किया, तो देखिए रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि इससे पहले जो भी साइंटिस्टों ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उनमें काफ़ी सारी कमियां थी, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मात्र 2 कमियां थी। मतलब ये रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था परमाणु के बाकी सब चीज़ों की व्याख्या करने में सफल रहा, सिर्फ 2 चीज़ को छोड़ के। पहला, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में, यानी परमाणु का अस्थायित्व होता है उसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। और दूसरा था आपका रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था बाकी सब स्टैंडर्ड को पूरा करता था, लेकिन परमाणु के अस्थायित्व को और रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ जब गति करता है तो क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस प्रकार अगर हम इस कंसेप्ट को मान लें तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित कर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर नहीं की जा सकती थी। इसलिए आगे एक साइंटिस्ट है नील्स बोर। आगे साइंटिस्ट का नाम है नील्स बोर ने क्या किया, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, जब हम फिर कोई लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ इसको देख लेंगे कि प्लांक ने अपना सिद्धांत किस प्रकार दिया था। ठीक है, तो नील्स बोर ने क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या किया, इसी के आधार पर इसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करके परमाणु का एक नया मॉडल विकसित किया जिसे हम लोग बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और बोर का जो परमाणु मॉडल है
ना परमाणु के स्थायित्व के बारे में और एक ही स्पेक्ट्रम दोनों की व्याख्या करने में क्या करता है, सफल रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई, जैसे नील्स बोर के द्वारा हम सिर्फ उसी परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कौग हो, एक हो। मतलब सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम कर सकते हैं। अगर हीलियम की करना है तो उसमें से हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकालना पड़ेगा, यानी एकल आयनित हीलियम आपको लेना पड़ेगा, यानी इस प्रकार He+1 लेना पड़ेगा। अगर आप लिथियम लेते हैं तो लिथियम+2 लेना पड़ेगा। मतलब नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है, वैसे तत्वों के लिए करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कौग हो, एक हो। जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम में 2 तो है, लेकिन +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो कौग बचा, 1 बचा। लिथियम में है कौग है 3 है, लेकिन +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल चुका है तो कौग बचा, 1 बचा। मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, चाहे एकल आयनित हीलियम के लिए, चाहे द्विआयनित लिथियम के लिए क्या है, सत्य है। बाकी सब चीज़ों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। और परमाणु में फिर क्या होते हैं तो आगे भी रिसर्च चलते रहते हैं। जैसे आगे आते हैं समरफील्ड, उन्होंने कुछ संशोधन किया और कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए। लेकिन परमाणु जो है कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और अभी इस पर क्या होता है, रिसर्च चलता रहता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था जो हमने जाना कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार डेवलप हुआ है। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है। तो नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उसके अनुसार कुछ फार्मूले निकलते हैं। जैसे आर का एक फार्मूला निकलता है n²h²ε0/πmjd²। अब देखिए ये फार्मूला हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ क्या है, तो यहाँ से ये निकाला गया है r समानुपाती n²। r का मतलब होता है जो त्रिज्या है, यानी जो नाभिक की त्रिज्या है, समानुपाती होती है n² की। n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। मतलब आप देख सकते हैं कि n का अगर हम मान, देखिए जब भी कोई फार्मूला में सामने सामने आता है, अगर हम n के मान को बढ़ाएंगे तो r का मान क्या होगा, बढ़ेगा। n का स्क्वायर है, यानी r का जो मान होगा n के वर्ग के अनुसार बढ़ेगा। मतलब अगर आप n का मान दुगुना कर देते हैं तो r का मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो परमाणु में जो भी कक्षा होते हैं, जो कक्षा की त्रिज्या होती है, कक्षा की संख्या के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। मान लेते हैं कोई परमाणु हुआ, ये इसकी कक्षाएं हैं। अब देखिए सबसे अंदर जो कक्षा है इसकी त्रिज्या काफ़ी कम है, इसके बाहर ये जो कक्षा है इसकी त्रिज्या अधिक है, इसके बाहर ये जो कक्षा है इसकी त्रिज्या अधिक है, इसके बाहर ये कक्षा है इसकी त्रिज्या इससे भी अधिक है, इसके बाहर ये कक्षा है इसकी त्रिज्या क्या है, सबसे अधिक है। मतलब कक्षा की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं तो त्रिज्या का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे से हम क्या करेंगे, कक्षा की संख्या को बढ़ाएंगे, त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है r समानुपाती n² है। एग्जाम्पल एक लेते हैं। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में दिया है कि परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम में ही आता है, एंगस्ट्रॉम है। मतलब प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकालें। ठीक है। मतलब आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, r1/r2 बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर। r1 का मतलब होगा प्रथम कक्षा की त्रिज्या, n1 का मतलब होगा प्रथम कक्षा की संख्या, r2 का मतलब होगा द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, n2 का मतलब होगा द्वितीय कक्षा की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या दे दिया है, मतलब r1 का मान दे दिया है, कितना है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो हो गया 0.53। r2 का मान निकालना है तो r2 हो गया। n1 का मतलब है प्रथम कक्षा, तो मान हो जाएगा 1, और n2 का मतलब क्या है, मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकाले, तो n2 का मान कितना हो जाएगा, 2, तो 2, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा, 0.53 बट्टा में r2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4। इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना, r2 में 1 से होगा तो कितना हो जाएगा r2, और 0.53 में हम गुना कर देंगे कितना से, 4 से, तो हो जाएगा आपका 12 के 2 हाथ में 1 और 5 के 20 21, यानी 2.12 एंगस्ट्रॉम हुआ। यानी अब आप खुद देख के बताइए कि त्रिज्या का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पहले मात्र 0.53 एंगस्ट्रॉम था, अब कितना हो गया, 2.12 एंगस्ट्रॉम हो गया। मतलब कक्षा की अगर संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं तो त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमारे कंपटीशन के लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे जैसे क्या करेंगे, कक्षा की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे कक्षा की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है।
दूसरा है कि nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वेग का फॉर्मूला क्या है, तो वेग का ये फॉर्मूला है, v बराबर ZE²/NH² बटा में क्या आ रहा है n, तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे याद कर सकते हैं, v व्युत्क्रमानुपाती n। मतलब यहाँ से देखिए, अब ये सामने सामने नहीं है, अभी आपको बताइए कि अगर सामने सामने रहेगा तो इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसके मान को हम घटाएंगे इसका मान क्या घट जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बटा में रहे, जैसे यहाँ पे n बटा में है, अगर n के मान को हम जितना ही बढ़ाएंगे v का मान क्या होगा उतना ही कम होता जाएगा। जब भी कोई चीज़ बटा में रहता है तो एक तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ का मान कम हो जाता है। अगर जब दोनों सामने रहता है तो हम इस तरफ भी बढ़ाएंगे तो इस तरफ मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ किस में है, बटा में है, तो इसके मान को हम बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ती जाएगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनका वेग क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब देखिए, सबसे ये छोटा कक्षा है, इसका मान 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, इसमें क्या होगा, कम, क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो वेग का मान क्या होगा, कम होगा। इसमें हम आएंगे तो वेग का मान और कम होगा, इसमें आएंगे तो वेग का मान और कम होगा, इसमें आएंगे तो वेग का मान क्या होगा, और कम होगा। तो सिर्फ यही आपको याद रखना है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कक्षा की संख्या को बढ़ाएंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनका वेग क्या होगा, कम होता जाएगा, अधिक नहीं होगा, क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इस फॉर्मूले से बस हमको क्या करना है, इतना याद रखना है। तीसरा और मेन फार्मूला है एनर्जी का, En का मतलब होता है nवीं कक्षा में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा में n² है और इंटू में क्या है, Z²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n क्या है, बटा में है, तो आपको बताया गया था कि अगर कोई नीचे चीज़ है तो इसके मान को हम बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। आपने पढ़ा ना कि अगर बटा में चीज़ें रहती हैं तो एक तरफ अगर हम मान बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ मान का मान क्या होता है, घट जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला जो है वो माइनस में है। माइनस कहने का मतलब है कि माइनस में मान जितना ही कम आएगा, इसका मतलब हो रहा है कि वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। मतलब देखिए, ये अगर -4 से हम -1 कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान बढ़ा कि घटा। देखने में लग रहा है कि -5 से -1 हो गया यानी घट गया, लेकिन घटा नहीं है, तो माइनस में है, ये बढ़ा है। कहने का मतलब है कि अगर आप n को जितना ही बढ़ाएंगे तो एनर्जी का मान घटेगा नहीं, एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये किस में है, माइनस में है। माइनस में चीज़ें जितनी कम होती हैं इसका मतलब है उसका मान बढ़ रहा है। जैसे यहाँ बता ही दिए कि -5 अगर कोई चीज़ -1 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, उसका मान बढ़ा कि घटा, तो इसका मान बढ़ गया, क्योंकि माइनस में जितना ही कम आता है इसका मतलब मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कक्षा की संख्या को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो सबसे अंतिम कक्षा होगी उसकी त्रिज्या अधिक होगी और जो पहले कक्षा होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। दूसरा क्वेश्चन वहाँ से आप देख सकते हैं, ऊपर आया है Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब यहाँ देखिए, परमाणु क्रमांक चूँकि ऊपर है, परमाणु क्रमांक को हम जितना ही बढ़ाएंगे एनर्जी का मान क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। मतलब अगर कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसकी तुलना में अगर कोई ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, Z के मान को हम बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि सामने सामने है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनस है, और माइनस में जितना ही मान बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, मान घट रहा है। अभी आपको बताया गया ना, तो Z के मान को हम बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा, माइनस में। इसका मतलब उसका मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, यानी कोई बड़ा परमाणु है तो उसकी ऊर्जा अधिक नहीं होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अधिक तो होगी लेकिन वो माइनस में होगी, और माइनस में होगी इसका मतलब मान उसका क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी का फार्मूला है। तो ये मेनली 3 फार्मूले हैं, तीनों अगर आप याद रखते हैं तो एटॉमिक यानी परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, वन लाइनर आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो देखिए, नील्स बोर ने क्या किया, तो नील्स बोर के सिद्धांत पर ही आगे खोज हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। किसका हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक पट्टी होती है जिसमें प्रकाश के 7 रंग होते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन में है, हाइड्रोजन किसी नली में हम हाइड्रोजन गैस को भर के मतलब वायु को मतलब दाब को हम बढ़ाते हैं तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, अणु जो होते हैं परमाणु में विभक्त हो जाते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं कि स्पेक्ट्रम का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको क्या पढ़ना है, तो देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन था बामर ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है बामर। बामर ने क्या किया था, तो विस्तृत लेवल पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया था और 5 श्रेणियाँ बताई थी। कितनी श्रेणी, 5 श्रेणी। कौन कौन, तो देखिए, पहला बताया था लाइमन श्रेणी,
ये साइंटिस्ट का नाम है। दूसरा था बामर श्रेणी, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। तीसरा था पास्चन श्रेणी। चौथा था ब्रैकेट श्रेणी और पांचवा था फुंड श्रेणी। मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 गो श्रेणियाँ होती हैं। पांचों श्रेणी में हमको क्या क्या याद रखना है, तो हमको याद ये रखना है कि पांचों श्रेणी की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं वो किस क्षेत्र में मिलती हैं। मतलब अगर लाइमन श्रेणी है तो इसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं कहाँ मिलेंगी, अगर बामर श्रेणी है तो इसके स्पेक्ट्रम की रेखाएं कहाँ मिलेंगी, पास्चन है तो इसकी रेखाएं कहाँ मिलेंगी, ब्रैकेट है तो इसकी रेखाएं कहाँ मिलेंगी, फुंड है तो इसकी रेखाएं कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं वो पराबैंगनी भाग में मिलती हैं, पराबैंगनी भाग में। बामर श्रेणी में जो होता है वो कहाँ मिलती है, दृश्य भाग में। कहाँ मिलती है, दृश्य भाग में। पास्चन में कहाँ मिलती है, तो अवरक्त भाग में। और बाकी जो ये बचा इसमें होता है दूर अवरक्त, और इसमें भी होता है आपका दूर अवरक्त। तो अगर कोई एग्जाम है आपका कंपटीशन, उसमें अगर पूछ रहा है कि लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं वो कहाँ मिलेंगी, तो लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं हैं पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती हैं। बामर श्रेणी की रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो बामर श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं वो दृश्य भाग में मिलती हैं। पास्चन श्रेणी की रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो पास्चन श्रेणी की रेखाएं जो है अवरक्त भाग में मिलती हैं। ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं कहाँ मिलती हैं, दूर अवरक्त में। और फुंड की कहाँ मिलती हैं, दूर अवरक्त में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या करना है, पाँचों जो श्रेणी किस भाग में मिलती है आपको याद रख लेना है। तो सिंपल है याद रखना, पहला लाइमन का जो है वो पराबैंगनी में, दूसरा बामर का है वो दृश्य में, तीसरा जो है पास्चन का वो आपका मिलता है अवरक्त में, और बाकी जो शेष बचता है ब्रैकेट और फुंड दोनों कहाँ मिलता है, दूर अवरक्त में। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में परमाणु के स्ट्रक्चर को हमने देखा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।